स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेड एक्सेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नेहा बंसल। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हमने YouTube पर NSE-JS का फ्री कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ये क्लासेस 11 सितंबर से स्टार्ट हो गई हैं बच्चों, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के NSE-JS पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें डिटेल में कराएंगे बच्चों। तो कोर्स स्टार्ट हो गया है 11 सितंबर से और ये एंड होगा 4 नवंबर को। इसके बीच में बच्चों हम आपके फाइनल टेस्ट लेंगे और साथ साथ में जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा हम आपके 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेंगे बच्चों। इसका पूरा डिटेल्ड प्लानिंग हमने कर रखी है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्लानर है आपके सामने। इस प्लानर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, वहां से आप इसे डाउनलोड करिए और देखिए कि किस तरीके से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत आराम से कर सकते हैं। साथ साथ में बच्चों, इस कोर्स की सबसे खास बात है कि जो भी टॉपिक हम आपको YouTube पर पढ़ाएंगे उसके साथ एक एसोसिएटेड असाइनमेंट भी हम आपको देंगे। आप असाइनमेंट कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पर लिंक पर जाइए, आप क्लिक करिए और अपने असाइनमेंट को डाउनलोड करिए। तो जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो वैसे ही आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर लिए और असाइनमेंट को सॉल्व करिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम आपको उस असाइनमेंट का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे। तो इंतजार मत करिए बच्चों, फटाफट से जुड़िए एकेड एक्सेल के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पर अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज। और इतना पढ़ने के बाद इन सारे कंसेप्ट्स को अपन अप्लाई करेंगे एंड वी विल सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ NSE-JS क्वेश्चन। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर दैट इज ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैस। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल है दैट व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या है बच्चों? ब्रीदिंग बच्चों एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस which involves exchange of gases। एटमॉस्फेयर और जो ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज बेसिकली ब्रीदिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, वेयर एज ब्रीदिंग में हम गैस के एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में और ऑर्गेनिज्म के इंटरनल रेस्पिरेटरी सरफेस और बॉडी फ्लूइड के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो किस तरीके से होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के केस में बच्चों नो एनर्जी इज प्रोड्यूस, ये याद रखिएगा। नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, यहां पर कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो अब देखते हैं ह्यूमंस के केस में, आपके और मेरे केस में ब्रीदिंग कैसे होती है, क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। जैसे अगर मैं बात कर रही हूं ह्यूमंस की, या अगर मैं बात करूं बेसिकली मैमल्स की, तो यहां पर लंग से एयर का एक्सचेंज होगा। और इस टाइप की ब्रीदिंग को क्या कहा जाता है बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यही चीज अगर मैं फिशेस के बारे में बात करूं तो फिशेस कैसे ब्रीथ करती है बच्चों? गिल्स के थ्रू। और ऐसे टाइप के रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है बच्चों? ऐसे टाइप के रेस्पिरेशन को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब आपने देखा होगा अर्थवर्म, वो अपनी मॉइस्ट स्किन से ही ब्रीथ कर लेता है। ऐसे टाइप के रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है बच्चों? क्यूटेनियस। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक। फ्रॉग के बारे में बात करें बच्चों तो फ्रॉग
गिल से, जब वो अपने लार्वल स्टेज में होता है तो गिल से रिस्पायर करता है, अडल्ट हो जाता है तो लंग से करता है, बाकी वो स्किन से भी ब्रीदिंग करता है और वो माउथ से भी ब्रीदिंग करता है। और माउथ से जो ब्रीदिंग होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज बक्कोफेरेंजियल। माउथ से होने वाली ब्रीदिंग जो है दैट इज कॉल्ड एज बक्कोफेरेंजियल ब्रीदिंग। माउथ से होने वाली ब्रीदिंग को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बक्कोफेरेंजियल ब्रीदिंग। तो ये कुछ नाम है बेसिक जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, या आपको पता होगा, नहीं पता है तो अब आपको ये बात पता चल चुकी है। आगे देखते हैं बच्चों, अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जैसे हमारे पास डाइजेशन के लिए एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, वैसे ही हमारे पास ब्रीदिंग करने के लिए एक वेल डिफाइंड सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पूरा पाथवे है जिससे क्या होगा, एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस दैट इज एल्वियोलाई वहां तक पहुंचेगी। सो यहां पर देखते हैं, पाथवे बना लेते हैं अपन, फिर इस डायग्राम के साथ कोरिलेट करेंगे। सो द रेस्पिरेटरी पाथवे बेसिकली बिगिंस विद बच्चों एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। रेस्पिरेटरी पाथवे जो है बच्चों, इट बिगिंस विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक एक पार्ट को अपन डिटेल में देखेंगे। देन वी हैव द नेजल पैसेज, देन वी हैव फेरिंग्स। फेरिंग्स से अपन जाएंगे लैरिंग्स में थ्रू अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। लैरिंग्स विल लीड अस टू ट्रेकिया। Trachea at T5 level will divide into bronchi. This would be a 1-degree bronchi. Then there would be secondary bronchi. Secondary bronchi के बाद we have tertiary bronchi. Then we have terminal bronchi. Then we have bronchioles. We have terminal bronchioles. We have alveolar duct. And then we have a sac-like structure which is called as alveoli. तो डायग्राम के साथ इसको कोरिलेट करते हैं बच्चों। सो एपिग्लॉटिस विच इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, लैरिंग्स विच इज कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स, देन वी हैव ट्रेकिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विंड पाइप, देन वी हैव ब्रोंकस, देन वी हैव लंग्स। दिस इज योर राइट लंग, दिस इज योर लेफ्ट लंग। बच्चों यहीं पर एक चीज समझ लो, जो राइट लंग होती है उसके पास 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग जो होती है उसके पास सिर्फ 2 ही लोब्स प्रेजेंट होते हैं। जो राइट लंग है उसके पास ऐसे 2 फिशर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो लेफ्ट लंग है उसके पास एक ही फिशर प्रेजेंट होता है। इसीलिए लेफ्ट लंग विल ऑलवेज हैव 2 लोब्स, वेयर एज राइट लंग विल हैव 3 लोब्स। और इन फिशर्स का नाम क्या है जो यहां पर प्रेजेंट है, जो कि लोब्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं? दिस वन इज कॉल्ड एज द ऑब्लिक फिशर। लेफ्ट लंग में जो है इसको भी ऑब्लिक फिशर बोलते हैं, एंड दिस फिशर इज कॉल्ड एज बच्चों हॉरिजॉन्टल फिशर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये लेफ्ट लंग क्यों छोटी है राइट लंग से? बिकॉज लेफ्ट लंग हैज अ नॉच called as, it has a notch which is called as cardiac notch। और ये कार्डियक नॉच जो है ये क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज ये हमारे हार्ट को अकोमोडेट करता है। ये देख रहे हो, ये नॉच है, दिस नॉच अकोमोडेट्स द हार्ट, इसीलिए लेफ्ट लंग जो है
वो राइट लंग से छोटी है, या राइट लंग के पास 3 लोब्स है, वेयर एज लेफ्ट लंग हैज ओनली 2 लोब्स। क्लियर है ये बात? सो दिस इज द पाथवे। अब इसको एक एक कर देखते हैं बच्चों। विल स्टार्ट विथ nostril, 2 in number, separated by a septum called as nasal septum, और ये कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये आप देखो, दिस इज द सेप्टम एंड दीज आर योर 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। जैसे ही नॉस्ट्रिल्स के अंदर अपन देखते हैं तो वहां पर एक पैसेज दिख रहा है विच इज कॉल्ड एज नेजल पैसेज। ये जो नेजल पैसेज है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर प्रेजेंट होगा हेयर और म्यूकस, जो कि क्या करेगा? एयर को फिल्टर करने का काम करेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर हो रही है, इट इज सेटिंग अप द टेम्परेचर ऑफ एयर। सेटिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर, जैसे आप पंखे में एक रेगुलेटर से फिक्स कर लेते हो कि भाई अभी थोड़ा मौसम ठंडा है तो मैं 3 पर ही पंखा चलाऊंगा, अभी गर्मी है तो मैं 5 पर चलाऊंगा, तो आप टेम्परेचर सेट कर देते हो। एग्जैक्टली वैसे ही हमारा जो नेजल पैसेज है एंड फर्दर रेस्पिरेटरी पैसेज है, वो एयर के टेम्परेचर को सेट करता है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट करता है, और वो वार्म या कूल डाउन होकर एयर ही हमारे फर्दर लंग्स के पास या नीचे ब्रोंकाई तक जाती है। It sets up the temperature of the air. It also helps in humidification of air. It also helps in humidification of air. एयर को मॉइस्ट करता है, ड्राई एयर को अंदर जाने से रोकता है, ताकि आपके इंटरनली जो ऑर्गन्स है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये नेजल पैसेज का काम हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज नेजल पैसेज में जो आपको याद रखनी है बच्चों, दैट इट हैज अ एपिथीलियम। इसके पास एक एपिथीलियम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम बोल रहे हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम, जिसका एक और नाम है विच इज कॉल्ड एज श्नीडेरियन मेम्ब्रेन, जो कि आपको हेल्प करती है स्मेल करने के पर्पस में। तो ये जो श्नीडेरियन मेम्ब्रेन है ये बेसिकली हेल्प करेगी फॉर द पर्पस ऑफ स्मेलिंग। फर्दर डाउन आप जब नेजल पैसेज से नीचे क्रॉस करेंगे, सो यू विल हैव फैरिंग्स। इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। 3 टाइप के फैरिंग्स है बच्चों। जो आपका नेजल कैविटी से एसोसिएटेड है उस फैरिंग्स को हम बोलेंगे नेजोफैरिंग्स। जो फैरिंग्स आपका बक्कल कैविटी से एसोसिएटेड है उसे हम बोलेंगे बक्कोफैरिंग्स या ओरोफैरिंग्स। और वो पार्ट ऑफ द फैरिंग्स जो आपके लैरिंग्स से एसोसिएटेड है, दैट इज कॉल्ड एज योर लैरिंजो। दैट इज कॉल्ड एज योर लैरिंजोफैरिंग्स। सो फैरिंग्स एक कॉमन पाथवे है। ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए। ये नेजल कैविटी से एसोसिएटेड है, ये ओरल कैविटी से एसोसिएटेड है, और ये आपके लैरिंग से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है बच्चों, ये जो आवाज निकल पा रही है, ये जो आवाज निकल पा रही है, ये किसकी मदद से निकल पा रही है? लैरिंग्स की मदद से निकल पा रही है, क्योंकि लैरिंग्स क्या है? इट इज द वॉइस बॉक्स। ये क्या है? वॉइस बॉक्स है। और किसका बना हुआ है? ये कार्टिलेज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ये कार्टिलेज का बना हुआ है। टोटल कितने कार्टिलेज का बना हुआ है बच्चों? 9 कार्टिलेज का बना हुआ है, जिसमें 3 पेयर्ड कार्टिलेज है और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज है। ठीक है, अनपेयर्ड कार्टिलेज में सबसे बड़ा कार्टिलेज जो है वो थायराइड कार्टिलेज है बच्चों, और वो ही क्या करता है? वो ही एडम्स एप्पल बनता है मेल्स के केस में। तो ये आपको इतना याद रखना है। एक और चीज लैरिंग्स में जो याद रखनी है, लैरिंग्स के पास क्या प्रेजेंट है बच्चों? वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है। वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है।
वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं बच्चों, एक होती है ट्रू वोकल कॉर्ड्स और एक होती है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। तो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हमेशा नीचे होती है और उसके ऊपर फॉल्स वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है ताकि ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड्स प्रिवेंट की जा सके। तो ट्रू हमेशा नीचे होंगी और उसके ऊपर कौन सी होंगी, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होंगी। अब मेल्स की आवाज जो होती है वो हेवी होती है और फीमेल्स की आवाज जो होती है वो थोड़ी श्रिल होती है। तो हेवी वॉइस जो मेल्स की आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की मदद से बच्चों जो अनपेयर्ड कार्टिलेज है, ये थायराइड कार्टिलेज जो है ये डेवलप हो जाता है, मोटा हो जाता है और आवाज जो है वो हैवी हो जाती है। अब कुछ पुराने समय के टाइम पर कुछ मेल्स होते थे बच्चों जो क्या करते थे, चर्च में सिंगिंग करते थे, कोयर सिंगिंग कहते हैं उसको, कैरल सिंगिंग कहते हैं। तो वहां पर उस पर्टिकुलर सिंगिंग के लिए ना एक बारीक आवाज की जरूरत होती है, बट मेल्स की बारीक आवाज कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो थायराइड कार्टिलेज डेवलप हो रहा है। किसके इन्फ्लुएंस में डेवलप हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में डेवलप हो रहा है। तो वो मेल्स जिनको कॉयर सिंगिंग करनी होती थी वो क्या करते थे, टेस्टोस्टेरोन के सोर्स को ही हटा देते थे, दैट मींस वो टेस्टिस को ही रिमूव करा देते। तो नो टेस्टिस, नो टेस्टोस्टेरोन, नो हेवीनेस ऑफ द वॉइस, और आवाज कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। सो दिस इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ योर लैरिंग्स। यहां तक बात समझ में आई? देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द ट्रेकिया। also called as windpipe। ठीक है, तो ये जो विंड पाइप है ये ऐसे एक ट्यूब है, इस ट्यूब के ऊपर ऐसी रिंग्स प्रेजेंट है, इस ट्यूब के ऊपर ऐसी रिंग्स प्रेजेंट है। दीज आर कॉल्ड एज सी शेप्ड, दीज आर कॉल्ड एज सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। मतलब अगर ये आपकी ट्रेकिया है तो आगे आगे की सरफेस पर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आर दे प्रेजेंट? टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया इन इन एब्सेंस ऑफ एयर। ये क्या करेंगी, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रिवेंट करेंगी ट्रेकिया का कोलैप्स होना जब यहां पर एयर प्रेजेंट नहीं होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट दिस ट्रेकिया इज लाइंड बाय, ट्रेकिया इज लाइंड बाय, इंपॉर्टेंट है बच्चों, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमनार It is lined by pseudostratified ciliated columnar glandular epithelium। तो यहां पर जो एपिथेलियम की लाइनिंग है इट गिव्स अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ बीइंग मल्टीपल लेयर्ड, एक्चुअली ये सिंगल लेयर्ड है। और यहां क्या प्रेजेंट है, यहां पर सीलिया प्रेजेंट है जो कि अपवर्ड बीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किसी भी चीज को ऊपर की डायरेक्शन में पुश करने का काम करेगा। देन दिस ट्रेकिया, दिस ट्रेकिया देन डिवाइड्स इनटू बच्चों into bronchi and branches further। ये ट्रेकिया जो है
ये ऐसे डिवाइड करेगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, एंड इट विल ओपन इनटू, इट विल एंटर इनटू लंग्स, अरे एक लंग तो कमजोर हो गई, ठीक है। इट विल एंटर इनटू लंग्स, इट विल देन फर्दर डिवाइड इनटू ब्रांचेस, ये ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड होता चला जाएगा, एंड देन अल्टीमेटली इट विल ओपन इनटू balloon shaped structure which is called as alveoli. तो देर आर डिफरेंट जोन्स, कंडक्टिंग जोन है और रेस्पिरेटरी जोन होता है बच्चों। कंडक्टिंग जोन वो होता है जो एयर को कंडक्ट करने का काम करता है, और रेस्पिरेटरी जोन वो जोन होता है जहां पर एक्चुअली में एयर का एक्सचेंज हो रहा है। तो एक्चुअल एयर का एक्सचेंज जो है बच्चों, वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई, उसमें भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो एल्वियोलाई में ही क्या होगा, एयर का एक्सचेंज होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट एल्वियोलाई। सो ये एल्वियोलाई है, इट इज सप्लाइड विथ, इट इज सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। इस तरीके से हमेशा यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। दिस एल्वियोलाई इज मेड अप ऑफ एपिथीलियम, यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, यहां पर यहां पर सेल्स प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल आईआईपीटी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। सो इट इज मेड अप ऑफ, पहला है न्यूमोसाइट वन। ये जो न्यूमोसाइट वन है बच्चों, ये क्या, किसके बने हुए हैं, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम के बने हुए हैं, इसीलिए क्या होगा, एयर का एक्सचेंज करना इजी हो जाएगा। दूसरे टाइप के सेल्स जो है न्यूमोसाइट टू, ये जो न्यूमोसाइट टू है बच्चों, ये एक सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है लेसिथिन, और ये लेसिथिन क्या करेगा, सर्फेक्टेंट है और कोलैप्स को प्रिवेंट करेगा। ये क्या करेगा, कोलैप्स को प्रिवेंट करेगा, बर्स्टिंग प्रिवेंट करेगा, तो इट एक्ट्स एज अ सर्फेक्टेंट। तो ये हो गई एल्वियोलाई, इट इज द एक्चुअल एरिया, it is the site where exchange of gases टेक्स प्लेस। ये वो साइट है जहां पर एयर का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसकी सरफेस थिन है, परमिएबल है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स है, सारे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अपन बात करते हैं बच्चों, दैट इज लंग्स। सो अब अपन बात करेंगे लंग्स के बारे में बच्चों। तो लंग्स जो है सॉलिड स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी के, इट इज solid spongy structure present in the
प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी। अब थोरैसिक कैविटी क्या होती है बच्चों? आपको मालूम है हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ी मसल है, बहुत थिक मसल है, विच इज कॉल्ड एज डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज योर थोरैसिक कैविटी। तो उसी थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारी लंग्स प्रेजेंट है। अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लंग्स जो है, एक राइट लंग है, एक लेफ्ट लंग है। राइट लंग के पास 2 लोब्स प्रेजेंट है, लेफ्ट लंग के पास एक ही लोब प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पर कार्डियक नॉच प्रेजेंट है। अब लंग्स जो है बच्चों, या कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस जो भी होगी, उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। सो हाउ आर लंग्स प्रोटेक्टेड, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो सपोज ये लंग है, मैंने एक ही बनाई है यहां पर। सो इसके बाहर बच्चों, इसके बाहर 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं। ईच लंग इज प्रोटेक्टेड बाय मेम्ब्रेन विच इज डबल मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है बच्चों प्लूरा। इसको क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज प्लूरा। अब आउटर प्लूरा, आउटर प्लूरा इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा बच्चों, एंड इंटरनल प्लूरा इज कॉल्ड एज, एंड इंटरनल इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चों? इसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, एंड द नेम ऑफ द फ्लूइड इज, एंड द नेम ऑफ द फ्लूइड इज प्लूरल फ्लूइड। और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन एंड हमारी ब्रीदिंग को बहुत स्मूथ बनाता है। अभी आप सांस ले रहे हो, आपको पता नहीं चलता दैट यू आर ब्रीदिंग, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ दिस प्लूरल फ्लूइड। सो द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय दिस प्लूरा, प्लस लंग्स ऑल्सो हैव अ एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग। बच्चों यहां पर एक एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग भी प्रेजेंट है। किसकी प्रेजेंट है? यहां पर इस तरीके से कुछ बोन्स प्रेजेंट है, एंड दीज बोन्स आर कॉल्ड एज बच्चों, दीज बोन्स आर कॉल्ड एज रिब्स। इन बोन्स को हम क्या बोलेंगे? रिब्स बोलेंगे। ये रिब्स जो है बच्चों, 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, दैट इज टोटल 24 रिब्स प्रेजेंट है। आप यहां पर फील कर कर देख सकते हो, आपको बोनी स्ट्रक्चर फील होगा, दैट इज कॉल्ड एज रिब्स। सो ये 12 पेयर्स है, 24, इसमें से फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, देन नेक्स्ट 3 को हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, एंड द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज, they are called as floating ribs, true ribs, false ribs and floating ribs। ट्रू रिब्स इसलिए क्योंकि ये ओरिजिनेट होती है बैकबोन से, आगे आके जुड़ती है स्टर्नम पर, ये पहली 7 हो गई। फॉल्स रिब वो होती है बच्चों जो ओरिजिनेट होती है बैकबोन से, आगे जाके 7th रिब पर जुड़ जाती है, स्टर्नम पर नहीं जुड़ रही है, इसीलिए उसे बोला जाता है फॉल्स रिब। फ्लोटिंग रिब इसलिए बोला जाता है कि ओरिजिनेट तो वो हो रही है बैकबोन से, बट आगे वो किसी से भी नहीं जुड़ रही है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब। अगर आपके घर में कोई चेस्ट एक्सरे है बच्चों, तो आप उसको लाइट में देख सकते हो, तो आप क्लियरली ये नंबर ऑफ रिब्स को काउंट कर सकते हो, एंड यू विल बी इन अ पोजिशन टू इजीली डिफरेंशिएट कि ट्रू कौन है, फॉल्स कौन है और फ्लोटिंग कौन है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब लास्ट टॉपिक इसमें अपन देखें, और अपन देखें कि बाउंड्रीज क्या है। व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ आर थोरैसिक कैविटी? सो डोर्सली
It has vertebral column. Ventrally, it has sternum. Anteriorly, ऊपर की तरफ, it has clavicle. Posteriorly, it has diaphragm. Laterally, it has ribs. अब डॉर्सली अगर मैं बोलूं तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ रिब्स भी प्रेजेंट होगी, तो यहां पर भी रिब्स आ जाएंगी, स्टर्नम के साथ भी यहां पर रिब्स आ जाएंगी. सो दिस विल बेसिकली फॉर्म द बाउंड्री ऑफ थोरैसिक कैविटी. अब यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम फिर रिब केज क्या है, व्हाट इज रिब केज. सो रिब केज विल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम, it will consist of ribs, it will consist of sternum and diaphragm. इनसे मिलकर बनेगा आपका रिब केज. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहीं पर समझ लो, ये जो रिब्स हैं इनके बीच में मसल्स प्रेजेंट हैं, इन रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट है एंड दीज मसल्स आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स. इन मसल्स को क्या कहा जाता है बच्चों, दे आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल, दे आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स. और ये इंटरकोस्टल मसल्स जो है बच्चों ये दो टाइप की है, EICM एंड IICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. इसमें से EICM जो है दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो आपको ब्रीदिंग के प्रोसेस में काफी मदद करेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग के प्रोसेस में आपको काफी मदद करेगी. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. फ्रॉम दिस वी विल मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि आप सांस कैसे ले रहे हो, किस तरह से इनहेल कर रहे हो और किस तरह से एक्सेल आउट कर रहे हो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. यहां पर सिर्फ एक ही कंसेप्ट आपको समझना है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल कैसे होगा और उसका कोरिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम के साथ कैसे होगा. तो इसके अपन नोट्स बनाएंगे और इसको आराम से समझेंगे. सो देखो बच्चों, ब्रीदिंग में दो चीजें हैं. Breathing will involve, it will involve inhalation, it will involve exhalation. दो चीजें होंगी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. टेक अ ब्रीथ इन, है ना, अंदर सांस लो इनहेलेशन, बाहर सांस निकालो एक्सहेलेशन. सो इनहेलेशन का मतलब क्या हुआ, टेकिंग इन ऑफ एयर. एक्सहेलेशन का मतलब क्या हुआ, रिलीजिंग आउट ऑफ एयर. अब इनहेलेशन के टाइम पर बच्चों जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं दैट इज द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये क्या करेंगी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. क्या करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. कॉन्ट्रैक्ट करेंगी का मतलब है मूवमेंट शो करेंगी. डायफ्राम नॉर्मली जो डोम शेप्ड होता है, डायफ्राम नॉर्मली जो डोम शेप्ड होता है, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल फ्लैटन. ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और फ्लैटन होकर आपके एब्डोमिनल एरिया को क्या करेगा, प्रेस करेगा. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एंड इट विल मूव द रिब्स. इट विल मूव द रिब्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन. तो अब आप सोचो, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे चला गया, रिब केज कॉन्ट्रैक्ट होकर बाहर आ गई. सो व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर, सोचो आप,
what will happen to the pressure? The pressure will fall. अगर प्रेशर फॉल हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम बढ़ जाएगी, प्रेशर फॉल होगा और वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगी, देयरफॉर द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रशेज इन, इसीलिए एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। देखो डायग्राम में भी एग्जैक्टली यही समझा रखा है। दिस इज इनहेलेशन, इनहेलेशन में द डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो जाएगा एंड जो रिब्स एंड स्टर्नम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होके बाहर की डायरेक्शन में गई, देयरफॉर द प्रेशर फॉल्स एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेस, देयरफॉर द एयर एंटर्स इनसाइड द लंग्स। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में रिलीजिंग आउट ऑफ एयर है। नाउ एक्सहेलेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ इनहेलेशन। यहां पर क्या होगा? द डायफ्राम and the EICM, that is external intercostal muscle, they relax। जब ये रिलैक्स करेंगे तो डायफ्राम वापस से कैसा हो जाएगा? डोम शेप हो जाएगा। EICM की वजह से रिब्स जो है, स्टर्नम जो है वो इनवर्ड आ जाएगी, इन दोनों मूवमेंट से क्या होगा? द प्रेशर विल राइज, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी, जिसकी वजह से एयर जो है वो बॉडी के बाहर निकल जाएगी। सो दिस इज एक्सहेलेशन। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यही बना हुआ है। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, डायफ्राम इज रिलैक्स। जब डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है तो ये वापस से कैसा हो रहा है? ये डोम शेप हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम रिड्यूस हो गई एंड द एयर मूव्स आउट। तो यहां पर जो कंसेप्ट लगता है बच्चों, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका कंसेप्ट लगेगा। और आप कभी भी एयर का मूवमेंट अगर करवा रहे हो बच्चों तो आपको प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना ही पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी में एटमॉस्फेयर से लेसर प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा, तभी एयर जो है बाहर से अंदर की तरफ आएगी। एक्सहेलेशन के टाइम पर आपको अपनी बॉडी का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए तभी एयर जो है वो बॉडी से बाहर निकलेगी। तो ये वाला प्रोसेस हो गया। अब हमेशा याद रखना बच्चों, इनहेलेशन में मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्सहेलेशन में रिलैक्सेशन हो रहा है, इसीलिए ये एक पैसिव प्रोसेस है। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट इस चैप्टर में वैसे भी नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट which is called as the respiratory volume and capacity। So सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर आपने कोविड के टाइम पर देखा होगा, ऐसे 3 बॉल्स है, उसमें एयर को ब्लो करो तो बॉल कितनी ऊपर तक जाती है, दैट गिव्स द मेजर ऑफ योर पल्मोनरी हेल्थ, आपकी लंग हेल्थ को चेक करता है। सो बेसिकली स्पायरोमीटर यूज किया जाता है टू चेक वेदर योर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आर राइट और नॉट। अब जितनी भी ये वॉल्यूम्स है बच्चों, ये सिंगल होती हैं। वॉल्यूम को ऐड कर कर when we add up the volumes we get the capacities। तो यहां पर अपन एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे बच्चों। सो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है बच्चों? अभी आप नॉर्मली इनहेल और एक्सेल कर रहे हो, सो जितना अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल कर पा रहे हो, एक्सेल कर पा रहे हो नॉर्मली बिना जोर लगाए, that gives the measure of your tidal volume, that is your tidal volume, और normally it is 500 ml। तो नॉर्मली हम एयर को इनहेल और एक्सेल जब कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम एंड द मेजर इज अराउंड
500 ml। देखो एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल respiration, it is approximately 500 ml. That is, a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। तो अगर आप मान के चल रहे हो कि हम 12 बार सांस ले रहे हैं 1 मिनट में, तो उसके हिसाब से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी वेंटिलेशन रेट आएगी बच्चों। ठीक है, ये मिनट वेंटिलेशन रेट आएगी आपकी, मिनट वेंटिलेशन रेट। पर अगर मैं एल्व्यूलर वेंटिलेशन रेट की बात करूं यहां पर, तो बच्चों ये 500 की 500 ml ऑफ एयर जो है ये आपके एल्व्यूलाई तक नहीं पहुंचती है, एल्व्यूलाई तक 350 ही पहुंच पाती है। तो 150 जो है बच्चों ये डेड स्पेस है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस में रह जाती है। फुल एयर जो है वो कभी भी आपके, जितनी भी एयर आपने इनहेल करी है वो पूरी कभी भी एल्व्यूलाई तक नहीं पहुंचेगी। तो यहां पर कैलकुलेशन का डिफरेंस आता है, मिनट वेंटिलेशन रेट हो जाएगा 500 इंटू 12, दैट इज 6000 ml। ठीक है, और अगर कोई 13 बार सांस ले रहा है, 14 बार सांस ले रहा है, तो ये बढ़ जाएगी। बट अगर मैं एल्व्यूलर वेंटिलेशन रेट की बात करूं बच्चों, तो वो 350 इंटू 12 होगी, या फिर जितना भी आपका ब्रीदिंग काउंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से ये पार्ट जो है वो वेरिएबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है बच्चों इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज कॉल्ड एज IRV। अब अभी नॉर्मली सांस ले रहे हो, बट कभी तो फोर्सफुली भी इनहेल करोगे, है ना, जोर लगाकर भी सांस लोगे। सो जब आप फोर्सफुली इनहेल करते हो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल कर सकते हैं, दैट इज IRV, the value is 2500 to 3000 ml. Additional volume of air a person can inspire by forceful inspiration, the average is 2500 से 3000 ml। नेक्स्ट आता है बच्चों, ऐसे ही ERV आ जाएगा। नॉर्मली सांस एक्सेल आउट कर रहे हो, बट मैक्सिमम कितनी एयर, ठीक है, फोर्सफुली एक्सेल आउट कर सकते हो, या the maximum amount of air that can be released out forcefully is ERV. Additional volume of air a person can expire by forceful expiration, the value is 1000 ml to 1100 ml। तो ये कुछ वॉल्यूम से बच्चों, ऐसे ही एक वॉल्यूम आती है विच इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। अब रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा हमारे एल्वेओलाई में प्रेजेंट है, एंड दैट अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। वो हमेशा रहेगी ही, आप उसे एक्सेल आउट नहीं कर रहे हो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। सो दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इट इज अराउंड 1100 ml टू 1200 ml। क्लियर हो गई ये बात, कोई दिक्कत? ERV, IRV, TV। अब इन्हीं वॉल्यूम्स को बच्चों अगर मैं ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कैपेसिटीज मिलेंगी। जैसे पहली कैपेसिटी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब हो गया टोटल कितनी एयर मैं इनहेल कर सकती हूं, टोटल, दैट इज नॉर्मली और फोर्सफुली को ऐड कर दिया, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो IC इज इक्वल टू योर टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। सिमिलरली ऐसे ही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या आएगा बच्चों, TV प्लस ERV, दैट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। मैक्सिमम कितनी हवा में निकाल सकती हूं बाहर, ठीक है, दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है बच्चों फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब होता है बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो मेरे लंग्स में प्रेजेंट है और मैक्सिमम में उतनी ही एक्सेल आउट कर सकती हूं। सो इसमें क्या आएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस माय रेसिडुअल वॉल्यूम,
दिस वुड बी माय फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इतनी अमाउंट ऑफ एयर मेरे लंग्स में भरी हुई है, तो मैं फोर्सफुली निकालना चाहूं, पूरी जोर लगा के निकालूं, तो इतनी एयर निकाल सकती हूं, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, इट इंक्लूड्स ERV प्लस RV। नेक्स्ट आता है बच्चों वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर आई कैन इनहेल और एक्सेल। तो वाइटल कैपेसिटी में आता है बच्चों टाइडल वॉल्यूम, प्लस इसमें आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस इसमें आता है मेरा ERV। दिस इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। The maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration, this includes your ERV, TV and IRV। तो इतना amount of air मैं inhale exhale कर सकती हूं मैक्सिमम, that is my vital capacity। अगर इन सबको ही जोड़ दूं, अगर इन सबको ही जोड़ दूं तो क्या आ जाएगी मेरी टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी, इफ आई एड ऑल द वॉल्यूम्स, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, ERV, IRV प्लस TV, सबको ही अगर मैंने जोड़ दिया तो क्या आ जाएगी मेरी टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी, या फिर मैं बोल सकती हूं कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी प्लस IRV प्लस TV इनको जोड़ दूं, सो दैट विल कम आउट टू बी एज माय टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं बच्चों इसको, कैसे भी ले सकते हैं आप इसे, वाइटल कैपेसिटी से भी ले सकते हो। वाइटल कैपेसिटी प्लस योर रेसिडुअल वॉल्यूम विल गिव यू टोटल लंग कैपेसिटी। तो TLC किसके बराबर हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर है, TV प्लस IRV प्लस ERV। ये हो गया। सो ये बहुत इजी है, आप इसमें यूं ही कंफ्यूज होते हो, इसको एक ग्राफ से समझ लेते हैं बच्चों। सो नॉर्मली आप जितनी एयर इनहेल और एक्सेल कर रहे हो, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम। ये हो गई मेरी TV, फाइव 500 ml हो गई। अब एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करी, निकाल दी, सो दैट वुड बी माय IRV। फिर नॉर्मल चल रही है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन से ये हो गई मेरी ERV। कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो हमेशा मेरे एल्वेलाई में प्रेजेंट है, दैट इज माय रेसिडुअल वॉल्यूम विच इज RV। अब देखो, इन दोनों को अगर मैं जोड़ू, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ गई। इन दोनों को अगर मैं जोड़ू तो मेरी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ गई। सब कुछ जोड़ दूं तो मेरी टोटल लंग कैपेसिटी आ गई। ERV, यहां से देखो, ERV और RV को जोड़ू तो मेरी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आ गई। IRV, TV और ERV को जोड़ू तो मेरी वाइटल कैपेसिटी आ गई। सो दिस इज हाउ द ग्राफ वर्क्स फॉर योर वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। यहां पर एक चीज बच्चों हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखना, जिस भी वॉल्यूम में, जिस भी कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम है, जिस भी कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम है, आप उसे स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो अगर अपन देखें टोटल लंग कैपेसिटी को आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हो, आप
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हो, और डेफिनेटली आप रेसिडुअल वॉल्यूम को भी स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हो। तो यहां पर अपन लिख देते हैं, जहां मैंने पहली बार स्पायरोमीटर लिखा था, इट कैन नॉट मेजर इट कैन नॉट मेजर रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ऐसी कोई भी कैपेसिटी जहां रेसिडुअल वॉल्यूम आ रहा है वहां पर स्पायरोमीटर काम नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन एनएससी जेएस में बच्चों एक्सपेक्टेड रहते हैं, कंसेप्चुअल टॉपिक है, आज तक नहीं पूछा गया है, बट यू नेवर नो कि इसके बारे में कब आईएपीटी पूछ ले। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपन अब देखेंगे, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखो बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा इसको अपन समझते हैं। यहां पर देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कंसेप्ट कैसे चल रहा है। देखो, ये हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं। देखो, अच्छा कंसेप्ट है, ये आपको ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में भी काम आएगा, तो यही समझ लेते हैं। ये हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं, ठीक है। इनसे जो ब्लड निकलेगा, इनसे जो ब्लड निकलेगा बच्चों, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा हमारे हार्ट के पास, ठीक है। ये पहुंचा हार्ट के पास। अब हार्ट से ये जो ब्लड है बच्चों, हार्ट से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा लंग्स के पास, ठीक है। ये गया लंग्स के पास। अब देखो, लंग्स के पास क्या है बच्चों? लंग्स के पास है एल्वियोलाई, यहां पर है एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई के अंदर जो एयर है उसके पास ऑक्सीजन है, लंग्स के पास जो ब्लड आ रहा है उसके पास CO2 है, तो यहां पर डिफ्यूजन होगा। ऑक्सीजन लंग्स के पास आएगी और CO2 एल्वियोलाई के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स अब जो ब्लड है वो कैसा हो गया बच्चों? ऑक्सीजनेटेड हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कहां आ गया? हार्ट के पास आ गया, आ गया हार्ट से। हार्ट से ये आ गया हमारी बॉडी टिश्यू के पास। तो यहां पर हर लेवल पर क्या हो रहा है बच्चों? एयर का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहां पर देखो, टिश्यू से ये गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से भी ये गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास, हार्ट से गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी टिश्यू के पास। तो यहां पर हर जगह क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैस। और इस एक्सचेंज ऑफ गैस में जो फिनोमिना काम कर रहा है बच्चों वो है डिफ्यूजन। जो फिनोमिना काम कर रहा है वो है डिफ्यूजन। तो देखो यहां पर एग्जैक्टली यही समझाया गया है। इसको आप देखो तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन है आपका 159, CO2 है आपका 0.3, एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन है वो 104 है। तो यहां पर देखो डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा? यहां पर डेफिनेटली डिफ्यूजन होगा क्योंकि पार्शियल प्रेशर का फर्क है। एल्वियोलाई में CO2 का कंसेंट्रेशन है 40, यहां पर है 0.3, तो यहां पर क्या होगा? एयर जो है वो आपके एल्वियोलाई से डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक
पार्ट पे जाएगी ही जाएगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंसेंट्रेशन है 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 90, टिश्यू में 40, तो यहां से क्या होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन आएगा, और यहां से क्या होगा, सो दिस चार्ट, दिस प्रेशर यू नीड टू लर्न। आपको याद कैसे करना है बच्चों, आपको ये सिंपल डायग्राम याद रखना है कि कहां से कहां एयर का मूवमेंट हो रहा है, गैस का मूवमेंट हो रहा है। यहां पर टिश्यू के पास CO2 ज्यादा है इसीलिए ब्लड में गया, यहां पर ब्लड के पास O2 ज्यादा है इसीलिए वो टिश्यू के पास आया। सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन का कंसेप्ट चलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली इस डायग्राम में भी यही समझा रखा है बच्चों। देखो ये बॉडी टिश्यू है जो मैंने आपको बताया, यहां CO2 ज्यादा, CO2 दे दिया, ये सिस्टमिक वेन्स हार्ट के पास लेकर गई, हार्ट ने पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इसे लंग्स के पास भेजा, लंग्स में जो एयर इनहेल करी थी उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm है, वेरएस PCO2 जो है वो 40 mm है, तो यहां पर एयर का एक्सचेंज हो जाएगा। अब ये जो पल्मोनरी वेन है इसके पास कैसा ब्लड आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कहां आ गई, बॉडी टिश्यू के पास आ गई। और ये वैल्यूज जो यहां पर दे रखी हैं बच्चों, आपको ये वैल्यूज आपको यहां पर याद करनी पड़ेगी। तो सिस्टमिक आर्टरीज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mm of Hg है, वेरएस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इट इज 40 mm of Hg। दैट मीन्स ये कम क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन दे दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। PCO2 जब आर्टरी के थ्रू आ रहा है तो 40 mm of Hg है, जब जा रहा है तो 45 है। दैट मीन्स ये 5 का जो फर्क आ रहा है ये टिश्यू ने ब्लड को अपना CO2 दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर क्वेश्चन पूछी जाती है कि जब एल्वियोलाई में एयर का एक्सचेंज हो रहा है तो हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट जिसके थ्रू डिफ्यूजन होगा बच्चों, तो यहां पर 3 लेयर्स होती हैं जिसके थ्रू डिफ्यूजन होगा। पहली इज द स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर, जो कि कहां प्रेजेंट है, आपके एल्वुलर कैविटी में प्रेजेंट है। एल्वुलाई इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकेंड इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्ड इज द ब्लड कैपिलरी। और कैपिलरी में क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, कौन सा एपिथेलियम होता है, जिसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम इज अगेन सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इस एंडोथीलियम और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बीच में कौन प्रेजेंट है बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो यहां पर 3 लेयर्स को क्रॉस करेगी गैस, ऑक्सीजन या CO2, एंड इट विल एंटर द बॉडी और इट विल एग्जिट द बॉडी। तो ये तीनों लेयर्स आपको यहां पर याद होनी चाहिए। देखो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है एल्वुलर वॉल विच इज 1 cell थिक, बेसमेंट सब्सटेंस बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड द ब्लड कैपिलरी। और ब्लड कैपिलरी की एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड एज एंडोथीलियम। क्लियर है यहां पर, ये रेड ब्लड सेल, ब्लड जो लंग्स के पास आ रहा है इसके पास CO2 ज्यादा होगा, और यहां से जो ब्लड जा रहा है उसके पास क्या ज्यादा होगा बच्चों, ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो आई होप एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इज बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब है यहां पर हम बात करेंगे यहां पर रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में, जो कि 2 हैं, वन इज ऑक्सीजन एंड द अदर इज CO2। ठीक है, तो 2 ही रेस्पिरेटरी गैसेस है जिनका ट्रांसपोर्ट हमें डिटेल में समझना है। वन इज ऑक्सीजन एंड द अदर इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले अपन समझते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हमेशा याद रखना बच्चों, 97% ऑफ ऑक्सीजन is transported by hemoglobin as oxyhemoglobin। यहां पर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है और उसे
ट्रांसपोर्ट करता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है बच्चों वो काफी सिंपल होता है। वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ और बॉडी के अंदर मूव हुआ। रिमेनिंग ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। रिमेनिंग कैसे होगा, प्लाज्मा में डिजोल्व होके हो जाएगा, बट मैक्सिमम 97% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ही मूव करेगा। तो इसके लिए बच्चों एक ग्राफ स्टडी किया जाता है, अपन भी स्टडी करेंगे। एक ग्राफ है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन एसोसिएशन कर्व बोलते हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और यहां पर लिखेंगे सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो यहां पर बच्चों नॉर्मली जो ये ग्राफ बनता है ये एक एस शेप ग्राफ बनता है। इट इज कॉल्ड एज अ सिग्मोइड कर्व ग्राफ। सिग्मोइड शेप बनता है। अब बच्चों ये ग्राफ जो है ये दो तरीके से मूव कर सकता है। एक ये मूव कर सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक ये मूव कर सकता है बच्चों नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप मेडिकल साइंस में इंटरेस्टेड हो बच्चों, आगे बायोलॉजी लेना चाहते हो, तो मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जो फिजियोलॉजी टॉपिक आता है वहां पर इसका फुल मार्क क्वेश्चन बनता है, बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है। तो यहीं से अगर आप समझ के चलोगे 9-10 क्लास में, अगर इसको समझ के चलोगे तो आपको मेडिकल कॉलेज में बहुत आसानी होगी बच्चों, ट्रस्ट मी। अब देखो, इसको कहा जाता है, ये ग्राफ जब ऊपर जा रहा है इसको कहा जाता है लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द ग्राफ। ये 100% है, मार्किंग्स कर लो बच्चों, 80, 60, 40, 20, 0 और यहां पर पार्शियल प्रेशर, लेफ्ट शिफ्ट। और इसको कहा जाता है बच्चों राइट शिफ्ट। ठीक है, अब लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द ग्राफ कब हो रहा है और राइट शिफ्ट ऑफ द ग्राफ कब हो रहा है, इसको अपन स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं, हर साल एक्सपेक्टेड रहता है कि कंसेप्चुअल टॉपिक है, आईएपीटी की नजर इस टॉपिक पर जरूर जाएगी, बट अभी तक गई नहीं है, देखते हैं कभी ना कभी तो जरूर जाएगी। लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द ग्राफ हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, ये एसोसिएशन शो कर रहा है। दैट मींस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं। कब जुड़ेंगे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, एल्कलाइन एनवायरमेंट होगा और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होगा। और डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड DPG इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या होगा, एसोसिएशन की तरफ जाएगा। राइट शिफ्ट कब होगा, जब भी राइट शिफ्ट होगा दिस विल इंडिकेट, it will indicate disassociation। दैट मीन्स हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है आपस में रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ये कब होगा, रिवर्स, PCO2 ज्यादा, PO2 कम, टेम्परेचर ज्यादा, H+ आयन का कंसेंट्रेशन या एसिडिक pH, ठीक है, H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा और एसिडिक pH है, यानी pH क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
उन सब कंडीशन में राइट शिफ्ट ऑफ द ग्राफ होगा, और राइट शिफ्ट ऑफ द ग्राफ का मतलब है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है वो डिसएसोसिएट हो रहे हैं। डिसएसोसिएशन ड्यू टू इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज बोर्ड्स इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है बच्चों? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द बोर्ड्स इफेक्ट। ठीक है, ग्राफ क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है बच्चों, क्योंकि टॉपिक एकदम कंसेप्चुअल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट काफी सिंपल है, मैक्सिमम हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा और बढ़िया तरीके से निकल पड़ा। ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे 5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, 20 to 25% with hemoglobin forming carb amino hemoglobin, 70% as बाइकार्बोनेट्स और मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसी फॉर्म में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैवल करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। अब कैसे क्या पूरा मैकेनिज्म है इसको एक एक कर कर समझते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। तो बच्चों ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं। ध्यान से समझो, यहीं पर सारा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं। इन बॉडी टिश्यू में CO2 ज्यादा होगा बच्चों। अब ये कांटेक्ट में है बच्चों, ये कांटेक्ट में है किसके? ब्लड कैपिलरी के। इस ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या मूव कर रही है? आरबीसी मूव कर रही है, और इस आरबीसी के आसपास क्या प्रेजेंट है बच्चों? यहां पर प्रेजेंट होगा प्लाज्मा। देखो अब ध्यान से, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन अपने को पता होनी चाहिए। अब ये ब्लड जब यहां पर आया तो इसने यहां से ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन दिया, टिश्यू भी बदले में इसको कुछ देगा। टिश्यू क्या देगा? CO2। टिश्यू क्या देगा? CO2। अब ये CO2 अमाउंट में CO2 जो है बच्चों, ये इमीडिएटली यही प्लाज्मा में घुल मिल जाता है। क्या करता है? ये CO2 इमीडिएटली प्लाज्मा में घुल मिल जाता है, और ऐसे ही 5% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो अब यहां पर एक आरबीसी को बड़ा कर लेते हैं। ये एक आरबीसी हो गई। देखो इस आरबीसी के आसपास मेरा क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। आरबीसी थोड़ी ऊपर बनाते हैं बच्चों, फिर क्लोराइड शिफ्ट बनाने की जगह नहीं बचती। एक सेकेंड।
ये हो गई आरबीसी, यहां पर है मेरा प्लाज्मा, ठीक है। अब ये जो CO2 यहां से मूव हुआ है बच्चों, ये CO2 5% CO2 यही प्लाज्मा में घुल मिल गया और इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। रिमेनिंग CO2 जो है ये कहां आ गया, मेरी आरबीसी के अंदर आ गया। तो अब CO2 कहां आ गया, आरबीसी के अंदर। अब आप देखो यहां पर कितना इंटरेस्टिंग काम चलेगा। जब यहां से ऑक्सीजन गया, ब्लड से ऑक्सीजन गया, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएट हुए होंगे बच्चों, ये डिसोसिएट हो गए, ऑक्सीजन यहां चला गया, तो ये हीमोग्लोबिन यहां पर फ्री प्रेजेंट है, ऑक्सीजन चला गया मेरा टिश्यू के पास। अब CO2 अंदर आया, जब CO2 अंदर आता है बच्चों तो ये वाटर के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है, और ये H2CO3 ब्रेक डाउन हो जाता है इंटू H+ एंड HCO3- में, ठीक है। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, ये बहुत ही फास्ट एक्टिंग एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहां पर भी कौन काम करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहां पर भी काम करता है। अब ये जो HCO3 यहां पर बना है बच्चों, ये HCO3 बाहर निकल जाता है, देयर इज इफ्लक्स ऑफ HCO3-, ये आ गया मेरी प्लाज्मा के अंदर। ये ये जो HCO3 है ये ज्वाइन हो जाता है बच्चों सोडियम के साथ जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट है, और ये बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी फॉर्म में 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करता है। ये आपको समझ में आया। अब HCO3 जब बाहर आया, इसके काउंटर एक्ट में प्लाज्मा से एक क्लोराइड आयन, दो क्लोराइड आयन, जितने HCO3- बाहर आएंगे उतने क्लोराइड आयन अंदर की तरफ जाएंगे, और इसी फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट, विच इज कॉल्ड एज हैमबर्गर्स फिनोमिना। क्लोराइड अंदर गया, अब जैसे ही क्लोराइड अंदर जाता है ये अटैच हो जाता है K के साथ और बना लेता है KCl, ठीक है। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में ट्रैवल कर गया। अब रिमेनिंग 20 to 25 कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा है वो जुड़ जाता है बच्चों हीमोग्लोबिन के साथ और बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसी फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो ये हो गया पहला 5%, ये हो गया दूसरा 20 to 25%, और ये हो गया तीसरा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो इन तीनों फॉर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैवल करता है। तो इसी एक साइड पर सारी चीजें आपकी यहां पर कवर हो गई, ठीक। अब जैसे ही this deoxygenated blood when reaches the alveoli, reverse of chloride shift will take place. Reverse of chloride shift will take place, that means there will be association of hemoglobin and oxygen, because वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगा। तो यहां पर ग्राफ जो है मेरा कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और इस रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्लोराइड शिफ्ट को बच्चों कहा जाता है हाल्डेन इफेक्ट। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब
नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर जो है बच्चों, अब अपन बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की, कि हमारा ब्रीदिंग जो है ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है ये कैसे रेगुलेट हो रहा है बच्चों। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखते हैं कैसे। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ब्रेन का हिंड ब्रेन वाला पार्ट प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट जो है बच्चों ये होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का कोई लेना देना नहीं है। ये वाला पार्ट जो होता है बच्चों दिस इज कॉल्ड एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में। इसके पास दो चीजें हैं बच्चों, मैं अलग कलर से बना रही हूं ताकि आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज बच्चों डीआरजी, दैट इज डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। This is called as VRG, that is ventral respiratory group. This area is called as pons. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, आप नॉर्मली अभी बैठे हो, एक बार इनहेल एक बार एक्सेल, एक बार इनहेल एक बार एक्सेल कर रहे हो, तो आपका नॉर्मल ब्रीदिंग का रिदम सेट है। तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग का रिदम जो सेट होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय डीआरजी और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इट सेट्स नॉर्मल रिदम ऑफ ब्रीदिंग। ये किसको कंट्रोल करता है, इट बेसिकली कंट्रोल्स डायफ्राम एंड इट कंट्रोल्स योर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब अगर आप फोर्सफुली सांस ले रहे हो, है ना, आप अभी बैठे हो, अभी आपने अनुलोम विलोम करना स्टार्ट कर दिया, आपने कोई योगा करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका ब्रीदिंग रेट जो बढ़ेगा वो कौन कंट्रोल करेगा बच्चों, वीआरजी, दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और ये किसको मैसेज भेजेगा, डायफ्राम को, ईआईसीएम को, आईआईसीएम को और अब्डोमिनल मसल को। लेकिन अगर आप हाफ रहे हो, आपको पैंटिंग सिचुएशन हो रही है, मतलब आपके पीछे कुत्ता पड़ गया और आप बहुत तेज भाग रहे हो, तो उस केस में हमारी ब्रीदिंग को जो कंट्रोल कर रहा है बच्चों उसको कहा जाता है पोन्स। और पोन्स जो है ये हमारी बॉडी का न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। इट इज कॉल्ड एज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये क्या करता है, पोन्स हमारी इंस्पिरेशन को या हमारे इंस्पिरेटरी सेंटर को कट ऑफ कर देता है, ब्रीदिंग को शैलो कर देता है, पार्शियल फिलिंग ऑफ लंग्स करता है, इसीलिए आप जल्दी जल्दी सांस ले पाते हो। तो इसका मेन काम है दैट इट शट्स द इंस्पिरेटरी सेंटर। सेरिबेलम को नीचे लिख देते, बंद नहीं करता है बच्चों, शैलो कर देता है, पार्शियल फिलिंग ऑफ लंग्स कराता है। इसीलिए जब आप हाफते हो तो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे आप करते हो तो आपकी लंग्स की पार्शियल फिलिंग है और उतना ही जितना इनहेल करा उसके अकॉर्डिंग आप एक्सेल कर देते हो, क्योंकि आपको उस टाइम पर अपनी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को बच्चों पूरा करना है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। दैट व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन मैन। तो नेजल कैविटी,
फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओलाई सैक। मुझे तो यही ठीक लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली ऑप्शन ए ही यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रीदिंग रेट इन मैमल्स इज कंट्रोल्ड बाय अ पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज कॉल्ड एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और उसमें भी अगर हम नॉर्मल की बात करें तो इट वुड बी कंट्रोल्ड बाय डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। What is the term for volume of air that can be forcefully exhaled after normal exhalation? So that is basically called as your expiratory reserve volume. ये around 1000 to 1100 ml होती है। Asthma is caused by बच्चों spasm in the bronchial muscle. Asthma एक एलर्जिक कंडीशन है, एक हाइपर रिस्पॉन्स है बॉडी का। इट इज द हाइपर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी एलर्जिन। तो यहां पर एलर्जिन की वजह से बॉडी जो है वो एक जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स शो करती है, जिसकी वजह से हमारी ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्पाज्म होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगती है। इसीलिए इसके ट्रीटमेंट में बच्चों ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यू। यस। टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, कर सकता है। टू प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम इंफेक्शन, टू रेगुलेट द रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो आई गेस अपन ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू। ओके, एनएससीजेएस का क्वेश्चन देखते हैं। 2015 में सवाल पूछा गया था बच्चों। Raju Sharma, a 10th standard student, participated in 100 meter sprint. During running, he developed painful muscle contraction and fell down. The physical education teacher rushed him to give a hot water massage. Raju Sharma slowly recovered from the cramp. The teacher explained the physiology behind the cramp and subsequent relief. Identify the right explanation. Okay, because of the quick movement of muscle loses its elasticity. nahi. During physical activity, aerobic respiration in muscle increases, which leads to accumulation of CO2. No, aerobic respiration नहीं होगा, anaerobic respiration होगा. During vigorous physical activity, the lactic acid accumulates in the muscle. Due to anaerobic respiration, this causes cramp. Hot water massage improves the circulation of the blood. तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बच्चों राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन ब्रीदिंग से भी रिलेटेड है और आपके रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं उससे भी रिलेटेड है, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज इन द एल्वियोलाई व्हाट हैपेंस टू नाइट्रोजन? ओके, तो नाइट्रोजन बच्चों एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस है। तो आप एयर को जब इनहेल कर रहे हो तो आप नाइट्रोजन भी अंदर ले रहे हो, पर नाइट्रोजन का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा ब्लड और टिश्यू के बीच में। देखते हैं क्यों। देयर इज नो नाइट्रोजन एक्सचेंज एज नाइट्रोजन इज फिल्टर्ड आउट बाय द एल्वियोलाई। नहीं, एल्वियोलाई फिल्टर नहीं करेगी। The nitrogen is absorbed by the alveolus to form amino acids. No, we cannot use nitrogen directly, है ना, हम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं कर सकते हैं। The nitrogen is filtered out by the alveolus, तो alveolus नाइट्रोजन का फिल्ट्रेशन नहीं करेगी। There is no net movement of nitrogen as the blood is saturated with nitrogen. ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट। हमारा ब्लड जो है वो नाइट्रोजन से सैचुरेटेड है, नॉट इन टर्म्स ऑफ गैस फिलिंग, बट यस वी हैव sufficient amount of nitrogen in the form of amino acids and protein. तो हमारा ब्लड जो है वो सैचुरेटेड है, इसीलिए वहां पर डिफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट, the various parts of human respiratory system are given below. Identify the right sequence of air passage during exhalation. तो exhalation में सबसे पहले आएगा बच्चों alveoli, ए लिख दूं, फिर आएंगे bronchioles, फिर आएंगे bronchus, फिर आएगी विंड पाइप, फिर आएगा pharynx और फिर आएगा nasal passage. So we'll start with 4 followed by 5. Okay, then we'll have 6, 5,
4 3 2 1 3 2 1। तो ऑप्शन सी जो है वो यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ पैसेज के बारे में पूछा, बस उल्टा ऑर्डर पूछ लिया। तो एनएससी जेएस कई बार डायरेक्ट इजी क्वेश्चन भी दे देता है, कई बार थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी दे देता है बच्चों। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच इज अ सेकेंड चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो यहां पर जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अपन ने सेट किए थे वो सारे फुलफिल हो गए हैं बच्चों। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक, सब टॉपिक, पार्ट पर डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करिएगा, हम उसे जरूर एड्रेस करेंगे बच्चों। टिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।